इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म, बस्तीवाद के प्रभाव, एंड इंडियन सोसाइटी, और भारत का समाज। पंजाबी च कहिए था बस्तीवाद के प्रभाव अते भारतीय समाज। चलिए एक एक करके हम बात करते हैं कि अंग्रेजों ने सोशल एंड कल्चरल पॉलिसी बनाई, या सामाजिक और सभ्याचारक या नीति बनाई। वो नीति क्या थी कि हमने भारत में जहां भी स्थापित होना है, राज करना है, वहां का कच्चा माल उठाना है और पक्का माल बना के वहां बेचना है। तो ये सामाजिक कैसे हुआ? ये तो आर्थिक हो गया। अब सामाजिक कैसे आएगा? देखिए, कुम्हार है, बढ़ई है, यानी कि कच्चे बर्तन बनाने वाला, लकड़ी का काम करने वाला, लकड़ यहां से उठा ली, वहां काम हुआ, बना हुआ पक्का माल यहां पे बिका। तो क्या है? बढ़ई, जिसको लकड़ी का काम करने वाला वो गया। वो क्या करेगा? अब ज्यादा से ज्यादा लकड़ की चिराई करेगा, काट के देगा। इसी तरह बहुत सारे और काम थे जो समाज में प्रचलित थे, जिनके साथ समाज आपस में जुड़ा हुआ था। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया कि उस सिस्टम को पहले तोड़ा। उनका जो सिद्धांत था कि हम आपको आधुनिक बनाएंगे, उसके पीछे आधुनिक बनाने का कोई उनका मतलब नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि ये इतने आधुनिक बन जाएं कि ये हमसे सवाल करें, ये इतने एजुकेटेड बन जाएं कि ये हमसे सवाल करें। उनका सिर्फ इतना मानना था कि ये आधुनिकता को समझें। अब समाज में कैसा? आधुनिकता को समझें और जो कच्चा माल हमने यहां से सस्ता उठाया है और वहां बनाया है, प्रोडक्ट बनाया है अपने देश में, उसको ये लोग खरीदें। जैसे आजकल चल रहा है, एक ही व्यक्ति के पास 50 पैंटों की जरूरत नहीं होती। और लड़कियों के पास भी आजकल कितने सूट? गिनती कोई नहीं है, सैकड़ों सूट है। जरूरत कितनी है? ज्यादा से ज्यादा जो कामकाजी महिला है या पुरुष है, उसको हफ्ते में 6 दिन ज्यादा से ज्यादा जाना पड़ता है, 1 दिन छुट्टी होती है। तो 6 सूट अलग अलग भी होंगे, तब भी अगले सोमवार जाके वो रिपीट होगा। लेकिन हमारे पास क्या? भोगवाद। जितने भोगवाद की हमारे यहां क्या था? संतुष्टि थी, जो है उसमें रहे, संतुष्टि, संयम था, इतना लालच नहीं था। ये सामाजिक चीज है कि इनकी सोच को बदलो। ये मॉडर्न बनेंगे तो भौतिकवाद में आएंगे, भोगवाद में आएंगे, कंज्यूमरिज्म बोलते हैं इसको, ठीक है। तो उससे जब कंज्यूमरिज्म में आएंगे तो चीजें खरीदेंगे। तो कौन सी चीजें खरीदेंगे? इनकी तो हमने बंद कर दी बनानी, ठीक है। हमारी बनाई हुई चीजें इनके सस्ते कच्चे माल से ये महंगे दामों में खरीदेंगे। और सोशल चेंज क्या है कि ये ऐसा नहीं है, ठीक है। आपके कपड़े सही नहीं है, ठीक है, आप ये कीजिए। आपके मकान सही नहीं है। पहले हमारे मकान क्या अब ऊपर से शुरू किया ना, जो धनाढ़ लोग हैं, धनवान लोग हैं, जिनके पास हवेलियां थी, ठीक है, कि ये आप कैसे मकान बनाते हो? हमारे वहां तो ऐसे मकान होते हैं ताकि जो चीज वहां नहीं बिक रही यहां बिके। चाय, हमारे यहां कोई चाय नहीं पीता था, चाय की खेती करी ताकि यहां की बेहतरीन चाय वहां ले जा सके, अपने ब्रिटेन में, यूरोप में लेके जाके वहां बेचे। और यहाँ पे जो बची खुची चाय है वो भी यहाँ पे हम इनको बेचें, जो फेंकनी पड़ती है महंगे दामों में। लेकिन वो पॉसिबल कैसे था? सामाजिक चेंज, आपका खान पान चेंज किया, चाय की आपको लत लगाई। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि पहले चाय के स्टॉल जैसे लंगर लगते ना, अंग्रेजों ने भी लंगर लगाए थे ऐसे फ्री में, आइए चाय पीजिए और जाइए। देखो चाय से कैसे आदमी तरोताजा हो जाता है। ये कर, उसके पीछे कारण क्या था कि चाय की इनको लत लगी। आज कौन बैठा है जो सुबह की चाय नहीं पीता? थैंक्स करो अंग्रेजों को, ठीक है, आपको ये लत लगा के। और हजारों करोड़ों रुपए की चाय, नो डाउट, उससे हमारे भी यहाँ पे उद्योग हुआ। लेकिन पहले फायदा किसका हुआ? अंग्रेजों का। उन्होंने क्या किया? सोशल और कल्चरल पॉलिसी बनाई। लेकिन वो बहुत चालाक थे।
इतने चालाक थे कि उनको पता था कि हमने इनका कल्चर उस हद तक बदलना है कि ये हमारा माल खरीद सके, हमारे नौकर बने रहें, हमारे गुलाम बने रहें, हमारे वफादार बने रहें। इस तरह की पॉलिसीज कि ईमानदार लोग, जो हमारा वफादार होगा उसको ये तमगा दिया जाएगा, उसको ये ओहदा दिया जाएगा, और ज्यादा ही कुछ को ईमानदार हुआ तो उसको सर की उपाधि भी दी जाएगी। सर फलाना, सर सैयद अहमद खान, सर लगाया जाएगा, उसको बड़ा पद दिया जाएगा। जो ज्यादा गुलामी करेगा हमारी, ज्यादा वफादार होगा। ये बनाया गया, कल्चरल सिस्टम बनाया गया, लेकिन ज्यादा चेंज नहीं किया। उनको पता था कि अगर हम इनके त्योहारों में दखल अंदाजी करेंगे, इनके धर्म में दखल अंदाजी करेंगे, इनके खाने में ज्यादा करेंगे। अगर कुछ वेजिटेरियन लोग हैं हमारे देश में, कुछ नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, तो किसी वेजिटेरियन को कहेंगे कि नहीं भी आप ये मीट खाओ, तो वो तो तलवार लेके, लाठी लेके, पूरा अपना कम्युनिटी लेके बाहर आ जाएगा, भाई आप हमारे धर्म पे खतरा कर रहे हो। तो वो अक्लमंद थे, इस बात को जानते थे कि उस बात को नहीं छेड़ना जिससे झगड़ा हो जाए, जिससे ये हमारे विरोध में आ जाए। वो इतने थे, उतना चेंज किया जितना उनको व्यापार में लाभ हो, उतना चेंज किया जिसके साथ लोग उनके साथ जुड़े, उनके वफादार बने, उनकी गुलामी करें और उनको सस्ते रेट पर अपनी सेवाएं दें। नो डाउट उनके पास इंडस्ट्री रेवोल्यूशन पहले यूरोप में आया, तो उसका फायदा देना चाहते। कुछ लोग वहां भी अच्छे थे जो चाहते थे कि विज्ञान का और आधुनिकता का फायदा जो आम लोग भारतीयों को भी मिले, लेकिन यहाँ की ब्रिटिश सरकार ये नहीं चाहती। विद्वान लोग तो हर जगह होते, अंग्रेजों में भी अच्छे लोग, विद्वान लोग तब भी थे, आज भी हैं, कल भी होंगे। दुनिया में हर जगह, हर देश में अच्छे लोग होते हैं। उनका मानना था कि विज्ञान का फायदा जैसे यहाँ यूरोप में, ब्रिटेन में सबको हुआ है, उसी तरह भारत में भी होना चाहिए। लेकिन सरकार को क्या था, हम पे राज करना था, भारत पे राज करना था। तो राज करने के लिए क्या था कि ज्यादा से ज्यादा, उनका मकसद राज करने था, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू, ज्यादा से ज्यादा कच्चा माल, कितनी देवदार की लकड़, कितनी चंदन की लकड़, कितनी सागवान की लकड़, जो बेहतरीन लकड़ होती है, ठीक है, उस लकड़ी को समुद्र में जहाज के जरिए अपने देश में पहुंचाया गया। वहां जो बनाना था अपने हिसाब से महल बनाए, अपने म्यूजियम बनाए, लकड़ का जो भी बेहतरीन प्रयोग था, जो 100-200 साल खराब नहीं होती, वहां अंग्रेजों की चौगाठों तक बनी हुई है हमारी यहाँ की लकड़। और कैसे, फ्री में जंगल के जंगल काटे, और काटे किसने, हम ही लोगों से कटवाए, थोड़े से ज्यादा मेहनत दी। उनके लोग यहाँ क्यों नहीं आए, क्योंकि वो जितने पैसे ये भारतीयों को देते थे, ये इतने में खुश थे। अगर वहां से लेबर लाते थे तो कई गुना ज्यादा उनको देना पड़ता था। वहां की लेबर रेट ज्यादा, यहाँ की कम, यानी कि कम मेहनत, कम पारिश्रमिक बोलते हैं, तनख्वाह, दिहाड़ी, कम पेमेंट पर ज्यादा मेहनत, फायदा किसका, अंग्रेज। इसलिए उन्होंने इतना ही चेंज किया कि उनका फायदा। दूसरी बात हम करते हैं एजुकेशन पॉलिसी की। वो कभी नहीं चाहते थे, सरकार की बात कर रहा हूं, विद्वान लोग हमेशा चाहेंगे, ह्यूमन नेचर वाले हमेशा चाहेंगे दुनिया में खुशी फैले। और खुशी किससे फैलेगी, एजुकेशन से, जब एजुकेटेड होंगे। यहाँ अपना एक एजुकेशन सिस्टम था, सबसे पहले उन्होंने उसको ब्रेक किया कि ये गलत है। कितने गुरुकुल थे, उनको उन पर बैन लगा दिया कि ये नहीं चलेंगे, ये पुराना सिस्टम है, इससे ये भेदभाव होता है। जो भी कल हमने जो बात करी थी कि ये वर्ग पढ़ रहा है, ये वर्ग वंचित है, तब भी ऐसा था। ऐसा ब्रेक करके हम आपको एक अच्छा नया सिस्टम देंगे जिसमें सब पढ़ेंगे, ठीक है, सबको बराबरी होगी। और बराबरी हम देख रहे हैं कितनी आज, ठीक है। कल बात कर ली ना हमने कि एमडी के लिए कौन सोच भी नहीं सकता कि एमडी करना है, करोड़ों में उसका खर्चा है, आज भी वही चल रहा है। लेकिन बात हम वापस करते हैं कि एजुकेशन पॉलिसी ऐसे भरमाया गया कि आपको मॉडर्न बनाएंगे, आपको अच्छा साहित्य पढ़ने को मिलेगा, पर लेकिन उसके लिए आपको क्या है, अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। कौन सी भाषा, इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। इंग्लिश को स्कूलों में, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में कंपल्सरी कर दिया गया, जरूरी कर दिया गया। लेकिन
एक पॉलिसी के तहत कि लोग उतनी ही अंग्रेजी सीखें जिससे वो मात्र क्लर्क बन सके। आपको पता है कि जब आपका एग्जाम होता है तो कितने नंबर वाला पास होता है? आमतौर पे अगर एग्जाम होता है ना, बोर्ड का एग्जाम है, कितने नंबर वाला पास? 33 नंबर वाला पास। ये किसने दी हुई है पॉलिसी? अंग्रेजों की पॉलिसी है, तब से 33 नंबर वाला पास, और उनके यहां 51 नंबर वाला पास। आप ये देखो कि पुल पार करना हो या कोई भी चीज है, हम कोई फैसला लेते हैं, बहुमत क्या होता है कि आधे से ज्यादा हो तो वो सही है। लेकिन हमारे लिए क्या पॉलिसी रखी कि 33 से ज्यादा आ जाएंगे ना, बस गुजारे लायक। तो वही पॉलिसी हम अभी तक फॉलो कर रहे हैं कि आज क्यों नहीं हम 51 वाला पास करते। उन्होंने हमारा स्टैंडर्ड लो कर दिया, 51 वाला नहीं, चलो ये 33 भी ले लें तब भी पास है। मतलब गुजारे लायक टूटी फूटी अंग्रेजी। हमें क्लर्क चाहिए, ऑफिसर नहीं चाहिए। वो नहीं चाहिए जो अंग्रेजी में हमको पढ़ के हमसे पूछे कि ये क्या है। ये उनकी अंग्रेजी की पॉलिसी थी। बात तो अलग है कि ये अंग्रेजी ही बाद में हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को संगठित करने में एक संचार का साधन, संसार की भाषा बनी। संचार की देन है इसकी अंग्रेजी की कि हमारा राष्ट्रीय आंदोलन चला तो उसमें अंग्रेजी का भी योगदान, वो अपने आप फायदा लिया। लेकिन अंग्रेजों का ये कभी नहीं था कि इस अंग्रेजी से लोगों का फायदा था। उनको सस्ते रेट में क्लर्क चाहिए थे। अगर वहां से ब्रिटेन से क्लर्क लाते तो वो ज्यादा पैसे मांगते थे। इनको अंग्रेजी सिखा दो, ये शौक से उनकी ज्यादा पूछ पड़ताल होने लगी। जिसको अंग्रेजी आती थी उनको क्लब में भी एंट्री दे दी, उनको ऐसे सारी सुविधाएं दे दी। फिर ऐसा था कि पहले शहर में जो अमीरों की पहुंच में आई कि जिनको अंग्रेजी आती है, वो आज भी यही है कि जिसको अंग्रेजी आती वो मॉडर्न है। वो हम अंग्रेज बनने की दौड़ में लग गए कि ये बढ़िया है। उन्होंने दिमाग में डाल दिया कि हम बढ़िया हैं, आप घटिया हो। तो उसी के तहत पॉलिसी बनाई गई कि अंग्रेजी बढ़िया है आपकी भाषा। जिसको अंग्रेजी आती है उसको प्रेफरेंस, जिसको अंग्रेजी आती है उसको सरकारी नौकरी में भर्ती किया। लेकिन कितने वाले? 33%। तो ये थी उनकी पॉलिसी कि हमें क्लर्क चाहिए, ऑफिसर्स नहीं चाहिए। 33%। भाई क्यों 33%? हम लोग 1/3 वाले हैं क्या? हम लोग क्यों नहीं 80% वाले? हम क्यों नहीं, हमारा पास परसेंट आप 51% कम से कम क्यों नहीं रखते? कम से कम आधे से ज्यादा एक नंबर ही हो जाए तभी पार जाएंगे। आधे से पार तो उस तरफ, आधे से पार इस तरफ तो इस तरफ रखोगे। तो ये पॉलिसी उनको दी, आज तक हम फॉलो कर रहे हैं कि 33% वाला पास। ये है गुलाम बनाने की एक ये परसेंटेज निर्धारित करी गई थी कि सोच से बने। तो उसके बाद आता है रिलीजियस इंपैक्ट क्या हुआ। ये साथ साथ में दोनों चीजें चली। क्या? इंपीरियलिज्म यानी कि बस्तीवाद, और उसके साथ जो ईसाई मिशनरीज थी वो भी उधर से यूरोप से आई, इंग्लैंड से। उन्होंने क्या कहा कि हाँ सरकार तो हमारी है, तो धर्म परिवर्तन का काम भी लोगों को, मॉडर्न मतलब अच्छा मतलब, तब वो कहते थे कि जो ईसाई है हमारा धर्म अच्छा है, अब हमारा धर्म अपनाइए। ये बस्तीवाद की बात कर रहा हूं। तो कुछ लोगों ने तो लालच से अपना लिया। पहले कलकत्ता, बॉम्बे, इसी तरह जो बंदरगाह वाले मेन थे उनको शहर, अच्छे शहर विकसित किया गया, डेवलप किया गया और लालच दिया गया, ओहदे दिए गए। तो कुछ लोगों ने लालच से ईसाई मत को स्वीकार किया और कुछ लोगों ने डर से किया कि रोटी नहीं खाने को बेचारे क्या करेंगे। जैसा आपने देखा हो वीडियो में, मैंने बताया किस तरह से एक मजबूर इंसान के लिए उसका धर्म क्या होता है, उसका पेट, उसकी रोटी, उसका पहला धर्म क्या है? रोटी है। तो अपनाना पड़ा। और कुछ ज्यादातर लोग यहाँ पे न्यूट्रल रहे, उदासीन रहे, ना कहा ना कहा अपने धर्म में। जैसे आज, ठीक है, मजबूरी के कारण कोई कर लेता है, लेकिन अपने धर्म पे, हमारे देश में एक खासियत है, अपने धर्म पे पक्का रहता है और चाहिए, जो जिसकी आस्था है उस अनुसार चलते रहे। लेकिन ईसाई मिशनरियों ने तब भी उनका काम ही यही था कि ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार करना, तो किसी ढंग से भी किया। इसका इंपैक्ट यहाँ पे आज भी है कि कुछ लोग जो यहाँ के, वहां के ईसाई मिशनरीज थे, वो यहाँ आके बस गए, यहाँ के लोगों को ईसाई बनाया, और आज भी वो लोग यहाँ पे उस धर्म का पालन कर रहे हैं। ये हमारे पहले तो धर्म ये था नहीं ना, अंग्रेजों के बाद आया।
तो अंग्रेजों ने हमारे इस रिलीजियस सिस्टम का भी इस तरह से इन्वेजन किया, इसमें एंटर किया और इसको प्रभावित किया। और जब किसी का रिलीजन तब्दील होता है तो वो उस अनुसार चलता है, फिर उसका क्या बन जाता है, फॉलोअर, फिर उसके नियमों को फॉलो करता है। और उसके नियम क्या हैं, उस देश के अनुसार, उस मत के अनुसार खाना पीना, रहना, सोचना। फिर उसके लिए अब जो जिसका धर्म, उसके लिए वही उसका खुदा, वही उसका भगवान, वही उसका सब कुछ। तो चेंज कर दिया, भगवान ही चेंज कर दिया सबका, तो सब कुछ खाना पीना सोच सब चेंज हो गई। तो ये था बस्तीवाद का रिलीजियस इंपैक्ट। ठीक है, फॉर टुडे इट्स ऑल ओवर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड?